Hello children, how are you? Today I teach you SS subject lesson number 3 standard 8th Indian constitutions. So like to be started in Bharat ka Savidhan. So Haley, Priyanshi and Sachin are watching the finally match of World Cup of 2011 on TV with their parents. An exciting match is going on between India and Sri Lanka. So who will win the World Cup, India or Sri Lanka? Sri Lanka had put up a challenging target for India to achieve, but with the fearless batting of the Indian capital Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup. Everyone was rejoicing in victory. Haley said to her mother while watching TV, "Mummy, the previous match between England and India resulting in a tie. What does that mean?" Neetaben said, "Haley, for a popular game like cricket, the ICC has systematically formed rules. A tie in a match means that both the team have an equal score. Even the games like football, hockey, kabaddi, etc. have their own set of rules. If a game has so many rules, then to run the administration of the populous nation, so we surely require well-formed rules." यानी कि यहाँ पे हैली, प्रियांशी और सचिन अपने माता पिता के साथ टीवी का वर्ल्ड कप 2011 की फाइनल मैच देख रहे थे और भारत श्रीलंका के बीच जो रोमांचिक मैच चल रही है, वर्ल्ड कप भारत को मिलेगा या श्रीलंका को? श्रीलंका को स्कोर देखने पर भारत के लिए जीतना कठिन लग रहा था, परंतु कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी बैटिंग के कारण भारत जीत गया। सभी जगह विजय का वातावरण बन गया और टीवी में यह देखकर हैली बोलने लगी, "मम्मी, इसके पहले इंग्लैंड और भारत के बीच मैच टाई हुई थी, पर मैच का टाई होना यानी इसका अर्थ क्या है?" नीता बहन कहने लगी, "हेली, क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल के लिए ICC ने खूब ही व्यवस्था नियम बनाए हैं और मैच का टाई होना अर्थात मैच में दोनों टीम के एक समान रन होना। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी जैसे खेलों के भी नियम होते हैं। तो एक खेल के इतने व्यवस्थित नियम हो तो इतने बड़े देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना हो तो नियमों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही।" यहाँ पे एक संविधान का प्रस्तावना है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया by the premises of our constitutions, systematically completion of set of rules to run the government of a country is known as the constitutions of the country, and constitutions can be written or unwritten form. Our constitution start with the preamble, यानी किसी भी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों की व्यवस्थित संग्रह को संविधान कहा जाता है और संविधान लिखित या अलिखित भी हो सकता है। हमारे देश के संविधान की शुरुआत भूमिका प्रेबल से हुई है। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? इंडिया किस तरह से फॉर्म करता है, यानी भारत का जो संविधान किस तरह नियमित होता है। जैसे कि भारत का संविधान जो कि लोकशाही, समाजवाद, धर्मपक्षीय तथा राष्ट्रीय अंकीडन तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्थापना है। भारत के स्वतंत्र होने के साथ संविधान सभी पूर्ण रूप में स्थापित हुए और संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्य करना शुरू कर दिया था और संविधान सभा में विरोधी नेताओं का एक विशिष्ट समूह था और इन नेताओं की द्वितीय दृष्टि से तथा राजनीतिक दृष्टि संविधान में समाविष्ट होती है। और जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेता ने मार्गदर्शन दिया और फ्रैंक एंथोनी और इंग्लैंडियन तथा HP मोदी ने भी प्रतिनिधित्व किया और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर BR आम्बेडकर के M मुंशी जैसे विशेषज्ञ इस संविधान सभा के सदस्य थे और सरोजनी नायडू तथा विजय लक्ष्मी ने पंडित जैसे महिला सदस्य भी थी। सो दे आर द फीमेल मेंबर्स, सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित. So they are also elected the president of the Constitution Assembly. So डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो संविधान सभा का अध्यक्ष बना गया था, तो संविधान के कानून तैयार करने के लिए कानून समिति बनाई गई थी, तो जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR आम्बेडकर थे और संविधान सभा की 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में 166 बैठक हुई थी, जिसमें 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान की संविधान सभा की सम्मति प्रदान की और जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हम देख सकते हैं। ये सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस रचना थे, कॉन्स्टिट्यूशन की रचना यानी क्रिएटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस।
जिसकी यहाँ फोटोज़ लगी हुई है। So to be started here next. Why do we need a constitutions after? What if there is no constitutions? No country can function without constitution. A constitution serve many objectives. It is a document which finally wave the ethos and ideals of our country. It tells about the kind of government our country would have. So how to run administrations of our country in a democratic form of government. We elect our leaders so that they can run the administrations on our behalf. However, there are provisions in the constitutions of the check the misuse of government power by the leaders. यानी कि संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान न हो तो क्या होगा। संविधान के बिना किसी भी देश के शासन की कल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान से बहुत से आदर्श सिद्ध होते हैं। यह एक ऐसा दस्तावेज है कि जो आदर्शों की सूत्रबद्ध करता है और संविधान ही बताता है कि हमारे देश की सरकार किस तरह होगी और हमारे देश की जो व्यवस्था किस तरह चलेगी। लोकशाही शासन व्यवस्था में हम अपने नेताओं का चयन करते हैं जिससे हमारे द्वारा वह सत्ता संभाल सकते हैं और फिर भी ये नेता अपने अधिकारी के दुरुपयोग न करे उसके लिए संविधान में उपाय बताए गए थे और हमारे संविधान में ऐसे नियम या व्यवस्था है कि जिससे शासक अपने अधिकारी को दुरुपयोग न कर सके और भारतीय संविधान में ऐसी बहुत से प्रावधान हैं। और यहाँ पे दिया है द सैलिड फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहले है डेमोक्रेटिक रूल, यानी कि लोकशाही शासन परिस्थिति, यानी रूल्स यहाँ पे बना गया है डेमोक्रेटिक का। और यहाँ पे एक वोटिंग पोलिंग बूथ दिया गया है और नीचे सिक्वेलिज्म दिया है। सिक्वेलिज्म क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक रूल। हमारे इंडिया में अलग अलग जाति के लोग भी रहते हैं। सो इंडिया हैज़ एडोप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम आर हेल्ड इन आवर कंट्री एंड एवरी 5 years सिटीज़न अबव द एज ऑफ 18 उसके बाद वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो वी कैन नॉट इमेज डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन के बिना हम डेमोक्रेसी में भी बिना हम कैसे सोच सकते हैं। सो पीपल ऑल ओवर द इंडिया प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि भारत की जो लोकशाही शासन में प्रोसेस का स्वीकार किया जाता है और हमारे देश के प्रति 5 वर्ष में समय से चुनाव होते हैं। तो इसमें 18 वर्ष या अधिक उम्र वाले नागरिक मतदान करते हैं और चुनाव के बिना लोकशाही की कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की भूमिका होती है और देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, तो भले ही वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, स्त्री या पुरुष क्यों ना हो। उसमें चुने हुए सदस्य प्रतिनिधि यानी 5 वर्ष तक जनप्रतिनिधित्व करते हैं और नागरिकों का विचार, वाणी, अभिव्यक्त और इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने का स्वतंत्र भी दिया जाता है। सो एवरी सिटीजन्स एंजॉय द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजियंस ऑफ हीज और हर चॉइस एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस एंड थॉट। अदरवाइज his or her relations, caste, class or gender, anybody they will be make and fight to election. And now is we have become secularism. यानी कि धर्मनिरपेक्षता, विधान प्राधिकारिकता. A secularism nation means that the government does not conform to norms of any particular region in its system of governments. The citizens are not discriminated, यानी कभी आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए चाहे कोई भी जाति का हो on the basis of their faith, sect or religions. Every citizen enjoy the rights to follow and propagate the religions. कोई भी जाति का हो लेकिन वो सारे राइट्स एंजॉय कर सकता है. रिपब्लिक. Republic means a government that obtain power from people directly or indirectly. So we have adopted a democratic republic system of government which remains that power are not limited in the hands of a few privileged people. Rather it is accessible to all the citizen irrespective of their caste, class, religion और gender. में जैसे बताया था कि वो कोई भी जाति का हो, यानी भारत का जो गणतंत्र देश है और वो अर्थात देश का शासन किसी भी समुदाय या धर्म की मान्यता के आधार पर न चलना और समुदाय के आधार पर एक या दूसरे नागरिक के बीच भेदभाव का पक्षपात ना किया जाता हो और प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने यानी मान्यता रखने और उसका
प्रचार करने की स्वतंत्रता देते हैं। और गणतंत्र अर्थात ये कि रिपब्लिक मतलब लोगों के पास प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सत्ता प्राप्त करने वाली सरकार अपनी राज्य व्यवस्था में हमने गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक लोकशाही की स्वीकार किया है। अर्थात हमारे राज्य व्यवस्था विशिष्ट अधिकार रखने वाले किसी वर्ग के हाथ में नहीं है, परंतु राजतंत्र के सभी पद धर्म जाति या स्त्री पुरुष के किसी भी भेदभाव की बिना किसी भी नागरिक के लिए होता है। तो यहाँ पे कुछ दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से है, अब देख लीजिएगा अच्छे से। आपको इस तरह से इसको एक नोटबुक में भी लिख लेना है। ये दिया है फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। सो धर्म सभा है और दूसरा कार्यकारिणी है, फिर न्यायतंत्र केंद्र सरकार के अंग होते हैं। सशस्त्र कानून भी बनाने और मित्र मंडल इन कानूनों का अमल करवाने और नियंत्रण कानून का अर्थघटन करने और न्याय देने का कार्य करता है। ये लोग सब ये कार्य करते हैं न्याय दिलाने का। नीचे आता है फेडरल स्टेट। हमारा भारत एक फेडरल स्टेट है और मतलब कि संघ राज्य है, यानी कि घटना राज्यों का संघ जिसमें कानून बनाना केंद्र का विषय, राज्य का विषय और संघीय विषय निश्चित किए गए हैं। और देश की सदन संघ रुचि के विषय पर जो कानून बनाती हैं वह पूरे देश में लागू होता है। अब आया फंडामेंटल राइट्स, जो ये हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो हमारे सब नागरिक लोग से यूज़ करते हैं फ्रीली। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया सिटीजन आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया and it was adopted on 26 November in the year 1949 but was put in use on the 26 January 1950. And the fundamental rights of India citizens generally that the resident of the land can lead a peaceful life as long as they inhabit the country. And the individual freedom fundamental rights of Indian citizens are most of the time similar all the democratic countries. The individual fundamental rights to Indian citizen including the following. फर्स्ट इज़ मतलब कि संविधान के मूलभेद में अधिकारों और स्वतंत्र का समावेश किया गया है, तो उसे विशेष रूप यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब ने भी भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा है। और संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों की अधिकार की रक्षा करता है। तो इस तरह से यहाँ पे सारा दिया है कि कौन से राइट्स जो सिटीज़न यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी जात पात का हो और सबके लिए जो कानून बने वो इक्वल हो, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुली असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशंस रिमांडेड फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ सिविल राइट्स। तो इस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए। सो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू।